दिवाकर एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है। ऊपर से वो बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो पाया। पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी दो बेटियां चंद्रिका और हरिता ही उसकी दुनिया होने पर उन्हें बहुत प्यार से देखभाल करने लगा। वो अपने बेटियों को कोई कमी होने नहीं देता था। उसी प्रकार उसके दोनों बेटियां भी पिता की मेहनत को समझ के बहुत साधारण जिंदगी जीने की आदत कर लेते हैं। एक बार दिवाकर उसके दोनों बेटियों के लिए नए कपड़े लाके देता है। तब उसकी बड़ी बेटी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, पापा, इतने पैसे खर्चा करके ये सभी क्यों लाए? हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं पापा। तब बहन हरिता ऐसे कहने लगी, हाँ पापा, परसों मौसी के घर गए ना, तब हम दोनों को नए कपड़े रखी, वो है ना पापा, अभी आप क्यों लाए? ऐसे उन दोनों के पिता कभी कभी असंदर्भ खर्चे करने पर वो दोनों बहुत डांटते हैं। तब पिता ऐसे जवाब देने लगा, बेटे, तुम दोनों मेरे लाडले हो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा और इसके लिए मुझे बहुत शर्म सी महसूस होती है। और कभी कभी कुछ न कुछ नहीं खरीदने से मुझे मन शांति नहीं रहेगी बेटी। ऐसे थोड़े गदगदी स्वर में कहने पर दोनों बेटियां चुप रह जाते हैं। ऐसे रहते समय दिवाकर को हर रोज घर आने के बाद उसके 3 पालतू बतखों से थोड़ा समय बिताकर उनकी देखभाल करने की आदत रहती है। पर उसे नहीं मालूम कि उनमें से एक बतख एक माया बतख है। वो तीनों को पालने लगा। उस विषय में चंद्रिका और हरिता ऐसे कहने लगे, पापा, ये सब क्या है? हमारी स्थिति ही बहुत कम है, तो आप इन बतखों के लिए भी कुछ न कुछ लाके रखते हो। ऊपर से इनके लिए ट्रीटमेंट, दवाइयाँ भी चाहिए ना। हम जैसे गरीबों को ये बतखें पालना जरूरी है क्या पापा? इन्हें पालने से हमें क्या मिलेगा? ऐसे पूछने पर पिता ऐसे कहने लगा, देखो बेटे, ये बतखें पालना हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। वो लोग 100 से भी ज्यादा पालते थे, पर अभी हम तक आने के बाद दिन बिताना ही मुश्किल हो गया बेटी। इसीलिए मैं सिर्फ 3 ही पाल रहा हूँ। इनसे मुझे बहुत मन शांति मिलेगी। बेटी, मुझे यकीन है किसी न किसी दिन इनसे हमें जरूर कुछ न कुछ लाभ होगा। हमारे पूर्वजों के सिखाए आदत है ना बेटी, यूं ही हम कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे कहता है। इस प्रकार उसकी आदत से उन 3 बतखों को बहुत प्यार से देखभाल करता है दिवाकर। ऐसे साल बीत जाते हैं। तब एक दिन अचानक से दिवाकर का देहांत होने पर दोनों बहनें अनाथ हो जाते हैं। तब दोनों बहनें ऐसे बातें करने लगे, दीदी, मैं कभी नहीं सोची कि हम पापा के बिना रहने का दिन आएगा। हमारे पापा नहीं है तो रिश्तेदार बेसर मोड़ कर चले जा रहे हैं दीदी। हाँ बहन, पापा हमें किसी भी विषय में कोई कमी होने नहीं दिए। अभी उनके बिना हमें कहाँ जाना है और क्या करना है कुछ पता नहीं चल रहा। ऊपर से हमारे सर पर वो 3 बतखें भी है ना। हम तो वैसे भी भूखे हैं, पर उन बतखों के पेट भी भूखे रखने का पाप हमें ही मिलेगा बहन। ऐसे दोनों बहनें बहुत दुखी होने लगे। तब हरिता को एक आइडिया आता है। एक काम करते हैं दीदी, हम उन 3 बतखों को बेच देंगे। आए हुए पैसों से हमारी भूख मिटेगी ना, और उनको अच्छा मालिक मिलने से उनके पेट भी भरेंगे। ऐसे बातें करते हैं, पर वो नहीं जानते कि उनके पास एक माया बतख है। चंद्रिका और हरिता जाकर देखने पर उन 3 बतखों में से सिर्फ 2 ही वहाँ रहते हैं। तब चंद्रिका ने, ये क्या बहन, यहाँ तो 2 बतखें ही हैं, तीसरा बतख कहाँ है? पता नहीं दीदी, शायद कुत्ता ले गया होगा। इन दोनों को ही बेच देंगे। ऐसे कह के वो 2 बतखें लेके दोनों बहनें उनको बेच के आए हुए पैसों से घर आने पर घर में तीसरा बतख रहता है। उसे देख के दोनों बहनें आश्चर्य हो जाते हैं। तीसरे बतख को शपथ लगाकर अगले दिन सुबह उसे बेचने को सोचते हैं। उस दिन रात को दोनों बहनें सोते समय बाहर कुछ आवाज सुनाई देने पर वो दोनों वहां जाके देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो तीसरा बतख एक माया बतख है। वो पंख फैलाने पर उनमें से पैसे और सोना गिरते देखकर
वो अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। तब दीदी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, बहन, ये क्या? हम कोई सपना तो नहीं देख रहे ना? ये एक माया बतख है बहन। आंखों के सामने इतनी सच्चाई दिखाई देने से डाउट क्यों दीदी? ये सच में माया बतख है। शायद इसीलिए पापा बार बार कहते थे कि इन बतखों के वजह से हमें कभी न कभी कुछ न कुछ लाभ होगा करके। उसके बाद उस बतख को कृतज्ञताएं कह के माया बतख के दिए खजाने से उनकी मुश्किलें दूर करके गरीबी से बाहर आते हैं। तब से वो दोनों उस माया बतख को उनके पूर्वजों की तरह बहुत प्यार से देखभाल करने लगे। नारायणगुड़ा गांव में पार्वती नाम की एक औरत थी। उसका पति बहुत साल पहले मर जाने पर उसकी 2 बेटियां चंद्रिका और हरिता को किसी भी चीज की कमी नहीं होने के लिए वो उस गांव में तरह तरह के काम करती थी। मेहनत करके आए हुए पैसों से उसकी दोनों बेटियों को बहुत पढ़ाती थी। इसीलिए अभी पार्वती की दोनों बेटियां शहर में रह के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक बार विनोद नाम के एक लड़के से उसकी शहरी बेटियों के लिए बैंक से निकाले पैसे भेजते समय विनोद ऐसे कहने लगा, देखो मौसी, मुझे तुम गलत मत समझो। तू बहुत मेहनत करके कमाए पूरे पैसे बहनों को ही भेजने से यहाँ तेरी तबीयत खराब होने से कैसे मौसी? तू हर महीने पैसे भेजती रहती हो, पर एक बार भी दोनों वहाँ शहर में क्या कर रहे हैं, कैसे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, क्या तुमने कभी देखा है? दिन अच्छे नहीं है मौसी। एक बार हम दोनों बहनों के पास जाकर देखते हैं। बताओ कब जाएंगे, तब मैं छुट्टी लूंगा। ऐसे एक परोपकारी की तरह बताता है। तब पार्वती ने, बेटे, तुमने ठीक कहा, दिन ठीक नहीं है, पर मेरी बेटियां मेहनत झेल कर बड़े हुए। इस माँ का सर ऊंचा करके पढ़ के वो बड़े महान बनेंगे, मुझे विश्वास है बेटा। एक बात बोलो, मेरी बेटियों पर शक करना मतलब खुद का अपमान करना है बेटा। इस प्रकार उसकी दोनों बेटियां चंद्रिका और हरिता पर अंधे विश्वास से वहां गांव में बहुत तकलीफें झेल रही थी वो माँ। अब शहर में दोनों लड़कियां क्या कर रहे हैं देखते हैं। दोनों बहनों के कमरे में टाइम 11 बज रहे थे। तब नींद से उठकर हरिता उसका फोन देखती है। उसमें माँ के भेजे पैसे अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज देखकर हरिता के बाजू सोई रही उसकी दीदी को देखकर हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी जल्दी उठो, माँ पैसे भेजी। आज हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे दीदी, हमें इवनिंग पार्टी है ना, वहाँ जाने के लिए रेडी होना है दीदी। ऐसे कहने पर चंद्रिका नींद से उठकर ऐसे कहने लगी, प्लान अच्छा है, पर आज लैब इंटरनल्स है, कॉलेज को जाना है ना। दीदी कॉलेज जाना जरूरी है क्या? अटेंडेंस और एग्जाम सभी पैसों से मैनेज कर सकते हैं दीदी, लेकिन वो पार्टी एक बार मिस होने से फिर नहीं मिलेगा दीदी। ऐसे कहने पर दीदी चंद्रिका जल्दी से फ्रेश होके दोनों कॉलेज को डुम्मा मार के ब्यूटी पार्लर को जाते हैं। इस प्रकार माँ गरीबी को सहकर बेटियों के खर्चे के लिए पैसे भेजने से ये दोनों बहनें उनकी हैसियत भूलकर अमीर बेटियों की तरह बेकार खर्चे करके एक फॉल्स प्रेस्टीज से पैसे और समय बर्बाद कर रहे थे। ऐसे थोड़े दिन बीत जाने के बाद एक बार पार्वती को बेटियां बहुत याद आने पर उन्हें देखने के लिए बिना बताए अकेली उसकी बेटियां पढ़ रहे कॉलेज को जाती है। वहां दोस्तों से बेकार बातें कर रहे चंद्रिका और हरिता के पास एक लड़की पार्वती को लेके वहां जाती है। उसके बाद वो ऐसे पूछने लगी, हे बेबी, ये कहती है ये तुम्हारी माँ है, बहुत देर से तुम्हें कॉलेज में पूछ रही है। व्हाट, दिस पुअर लेडी इज योर मदर बेबी? मतलब तुम दोनों अभी तक झूठ बोलते आ रहे हो क्या? आर यू नॉट रिच? ऐसे कहने पर फटे कपड़ों में रहे उनकी माँ को देखकर दोनों बहनें घबराकर पानी निगलते हुए ऐसे कहने लगे, छी छी, शी इज नॉट अ मदर बेबी, ये कोई भिखारी लगती है। हमारा रेंज क्या है और इसका रेंज क्या है? या बेबी, देखने से पागल लगती है, इसके बच्चे भी हमारे जैसे ही होंगे। ऐसे कह के माँ को अनजान मार के बातें करने पर उस माँ का दिल टूट जाता है। तब वो ऐसे कहने लगी, इतने सालों से तुम मेरी बेटियों को
मैंने अपने बच्चों को कोई कमी होने नहीं दी ताकि मेरी परेशानी मेरे बच्चों पर ना पड़े। मैं कूली का काम करके तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आसपास के लोगों से पैसे कर्जे में मांगकर भिखारी बनी, पर आज तुम्हारी बातें सुन के मैं मर गई। ऐसे कहकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो जाने के बाद सभी दोस्त दोनों बहनों को बहुत बातें बोलते हैं। दोनों को अपमान होने के बाद ऐसे बातें करने लगे। बहन, हम बहुत बड़ी गलती किए। इतने दिन माँ मेहनत करके हमें पैसे भेजती रही, पर हम ये सब भूलकर यहाँ के अमीर बच्चों की तरह हम भी बेकार खर्चे किए। हाँ दीदी, बेचारी माँ हम पर कई उम्मीदें रखी। वो ढंग के कपड़े भी नहीं खरीदी। वो पूरे पैसे हमें ही भेजती रही, पर हम उसे भिखारी बोले। हमने बहुत अपमान किया दीदी। शायद भगवान हमें माफ नहीं करेगा, इसीलिए हम माँ के पैरों पर पड़ के माफी मांगते हैं। शायद भगवान हमें माफ नहीं करेगा, पर माँ हमें जरूर माफ करेगी बहन। ऐसे सोचकर उनके घमंड को बाजू रख के जिस प्रकार गांव से शहर को आए थे, उसी प्रकार उनकी हैसियत को याद करके उनके माँ के पास जाकर पैरों पर पड़ते हैं। तब बेटियों में आई बदलाव और पश्चाताप देखकर पार्वती दोनों को माफ कर देती है। इस प्रकार शहरी बहनें दिखावे पर ना जाकर जिंदगी जीने लगे।